हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक की क्लास में आपने समझा कि प्रस्ताव किसको कहते हैं और प्रस्ताव के लिए कौन कौन सी आवश्यक बातें हैं, आवश्यक तथ्य कौन कौन से हैं, ये आपने जानने का प्रयास किया और मुझे लगता है कि आप अच्छी तरीके से समझ भी गए होंगे। तो अगर आपको सभा की जिम्मेदारी सौंपी जाए तो आप सभा की सूचना मुझे लगता है बहुत ही अच्छी तरीके से दे पाएंगे और कार्यसूची भी आप अच्छी तरीके से तैयार कर पाएंगे, है ना। प्रस्ताव भी प्रस्तुत कर सकते हैं आप लोग और जो सभा की जो अंतिम बाद में जो कार्रवाई लिखी जाती है, जो सूचना तैयार किए जाते हैं, वो भी आप अच्छी तरीके से कर पाएंगे, क्योंकि आपको सभी नियम कानून विधिवत हमने आपको समझाने का प्रयास किया है। कहीं पर अगर किसी को कोई डाउट होगा तो हम वो भी आपको पुनः हम आपको बता देंगे, है ना। तो आप लोग थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए और उसको पढ़ो और प्रैक्टिकली थोड़ा सा समझो, है ना। जब भी आपको समय मिले किसी दिन आप बैठिएगा तो मीटिंग अरेंज करेंगे और देखते हैं, हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाते हैं, है ना। प्रैक्टिकली जैसे इंटरव्यू होता है, वाइवा होते हैं, सभी लोग प्रेजेंट होते हैं, ऐसे ही बैठो, थोड़ा थोड़ा अपना कुछ तैयार कर लो और कोई भी टॉपिक ले लेंगे, उस पर हम कर लेंगे, अरेंज कर लेंगे, सभी लोग आ जाएंगे और सभी लोग अपना अपना मत प्रस्तुत करेंगे। एक कंपनी सचिव होगा, उसका असिस्टेंट होगा, कोई कार्रवाई लिखेगा, कोई सूक्ष्म बनाएगा, किसी की भी ऐसे ही नियुक्ति करनी, ठीक है। तो अब हम आपको बताएंगे कि प्रस्ताव के प्रकार क्या होते हैं। तो आज की क्लास का जो टॉपिक है वो है प्रस्ताव के प्रकार, है ना। प्रस्ताव कितने प्रकार के हो सकते हैं, किस प्रस्ताव को किस श्रेणी में रखा जाएगा, यह भी आपको जानना बेहद आवश्यक है, क्योंकि प्रस्ताव आपको पता है कि विचारार्थ सुझाव के लिए प्रस्तुत किए जाने वाला दस्तावेज होता है, जिस पर सभी अपना विचार प्रस्तुत करते हैं। तो अब किस प्रकार के प्रस्ताव को आप किस श्रेणी में रखेंगे, ये आपको इस क्लास में आपको जानने का मौका मिलेगा। तो सामान्य बैठकों में सदस्यों के विचार और निर्णय हेतु जो प्रस्ताव रखे जाते हैं वे अनेक प्रकार के होते हैं। यहाँ पर आपको उसमें से कुछ का वर्णन के बारे में हम स्पष्ट करेंगे। पहला है आपका मूल प्रस्ताव। मूल प्रस्ताव जैसा आप इसके नाम से ही जानते हैं, मूल का मतलब जो पहली बार जो बनाया गया है प्रस्ताव, वही तो आपका मूल प्रस्ताव होता है। पहली बार अभी आया है वो हमारा मूल प्रस्ताव, जो क्षणिक अभी बना हुआ है, अभी आपने उसको तैयार किया है, उसमें किसी के सुझाव नहीं लिए गए हैं, सिर्फ आपके मन के विचार, आपकी टीम का वर्क है, वही उसमें लिखा हुआ है, वो आपका मूल प्रस्ताव होता है ना। तो जब सभा में विचारार्थ कोई प्रस्ताव प्रारंभ में प्रस्तुत किया जाता है, प्रारंभ का मतलब जो सबसे पहले प्रस्तुत कर दिया गया, जिस पर अभी किसी ने कोई सुझाव नहीं दिया है, जो फर्स्ट टाइम प्रस्तुत किया जाता है, उसे मूल प्रस्ताव कहते हैं। समझ आ गया। मूल का मतलब सबसे पहले जो प्रस्तुत किया जाता है प्रस्ताव, उसको हम कहते हैं मूल प्रस्ताव, ठीक है। तो सामान्यतः मूल प्रस्ताव लिखित और प्रस्तावक द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। ये कंडीशन हमने आपको पहले बताई थी कि जो प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाएंगे सभा में, उसमें ये शर्त थी कि वो लिखित में होने चाहिए, क्योंकि लिखित में होंगे तभी तो उन पर विचार विमर्श किया जा सकेगा, और प्रस्तावक के हस्ताक्षर भी उसमें होने चाहिए। जब कार्यसूची के क्रमानुसार बैठक में कोई विषय रखा जाना हो, तब अध्यक्ष प्रस्तावक को प्रस्ताव प्रस्तुत करने को कहेगा। समझिए इसकी कार्य योजना की किस तरीके से। इसमें सबसे पहले क्या है, कार्यसूची में वर्णन हम करेंगे अपने एजेंडा। कार्यसूची मतलब एजेंडा में पहले से ही वर्णित होगा कि यह प्रस्ताव निम्न के द्वारा सभा में प्रस्तुत किया जाएगा। ये उसमें जो विस्तृत सूची होगी, जो विस्तृत कार्यसूची होती है, उसमें हम विस्तार से लिखते हैं ना। और एक दूसरी कौन सी होती है,
संक्षिप्त है ना। जो संक्षिप्त कार्यसूची होती है उसमें तो हम संक्षेप में लिखते हैं, उसमें तो ये लिख देते हैं कि प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा? पूरा डिटेल उसमें होती ही नहीं, तभी तो वो संक्षिप्त है। और इसमें किसके द्वारा, कौन से विभाग, कौन सा मंत्रालय, किससे संबंधित है, ये प्रस्तुत किया जाएगा। तो जैसे ही वो, जैसे मान लो चौथे नंबर पर उसका था प्रस्तुत करने का, तो जैसे ही वो आएगा तो स्पीकर महोदय जो अध्यक्ष हैं उनके द्वारा कहा जाएगा कि श्री ये अपना प्रस्ताव सभा के सम्मुख प्रस्तुत करें। तो वो खड़े होंगे और अपने प्रस्ताव उनको वही धन्यवाद देंगे। और उसके पश्चात में जैसे नहीं सभा का संबोधन करते हैं, बोलते हैं, यहाँ पर उपस्थित सभी आदरणीय, ये बहुत बहुत धन्यवाद, हमको ये मौका मिला आप सभी के सम्मुख प्रस्ताव प्रस्तुत करने का, इसके लिए एक बार पुनः आप सभी का धन्यवाद। तो इस प्रकार से अपनी रूपरेखा वो अपना स्टार्ट कर देते हैं, बताना चालू कर देते हैं, है ना। तो प्रस्ताव प्रस्तुत करने का मतलब ये है कि उसके बारे में बताना कि हमारा ये प्रस्ताव है, इसलिए हमने बनाया है, इस कार्य के लिए बनाया है, इसमें ये लोगों को फायदा होगा, इससे ये होगा, अब तक ये हो रहा था, इससे ये हो जाएगा, इससे लोगों को इतना फायदा हो जाएगा, बहुत बड़े करोड़पति बन जाएंगे। मतलब जैसी उनकी योजना होती है वो सब उसके पक्ष में अपनी बातें रखने का पूरा प्रयास करते हैं। तो जब प्रस्तावक अपना प्रस्ताव पढ़ेगा तो लिखित में होगा तभी तो पढ़ेगा। तो सबसे पहली शर्त क्या थी कि वो लिखित में होना चाहिए। तो प्रस्तावक अपना प्रस्ताव पढ़ता है, यदि प्रस्तावक उपस्थित ना हो तब अध्यक्ष उस प्रस्ताव को प्रस्तुत करने से मना कर सकता है ना। मतलब जब एजेंडा बना था तो उसमें विभाग के द्वारा, मंत्रालय के द्वारा ये कहा गया था कि हम, अच्छा आप सभी को ये पता है कार्यसूची कैसे बनाते हैं? तो कार्यसूची के बारे में जब तक नहीं पता होगा तो आप कैसे समझोगे? मैंने बताया था, आप लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया होगा। सर आपने कारण नहीं बताया सर, आपने बस पॉइंट बताया थे कि मतलब सर कार्यसूची में मतलब जैसे कि हम किसी से पूछते हैं कि उनके मतलब क्या क्या विचार है, उसके सबका उसमें वर्णन होता है, मतलब सबके अलग अलग विचार होगा। फिर कार्यसूची सूचना के साथ भेज जाते हैं जो उनके साथ की, जिससे वो उसके वो कर सके कि हमें इस टॉपिक पे क्या जवाब देना। जब कोई मीटिंग होने वाली होती है ना बैठो, तो उससे संबंधित सभी विभागों से संपर्क स्थापित किया जाता है कि मीटिंग होनी है, आपका कोई विचार है, कोई मत है, कोई तथ्य है जो आप सभा में रखना चाहते हैं। उन्होंने कहा हाँ मैं एक कानून बना रहा हूँ, एक प्रस्ताव है और उस प्रस्ताव को हम उपस्थित वहाँ पर प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। तो ठीक है, प्रस्ताव लिख लिया, कैसा प्रस्ताव है? विशेष प्रस्ताव है। किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा, प्रस्तुत कौन करेगा, उसका नाम लिख दिया, है ना। गृह मंत्रालय से संपर्क हुआ, बोले श्री अमित शाह जी इसको प्रस्तुत करेंगे, है ना, इतना लिख दिया गया। तो अब ऐसे ही सभी विभागों से संपर्क स्थापित किया जाता है, ठीक है। तो सभी लोग अपना अपना बताते हैं कि हम क्या बात कहेंगे, हम नहीं कहेंगे, कैसा कुछ। तो ऐसे तो सबसे एक एक हमको मिल गया, फिर उसकी एक लिस्ट बना ली जाती है। तो वो जो लिस्ट होती है उसी को हम कहते हैं कार्यसूची। अब पूरा तैयार हो गया कि मीटिंग में क्या होना है, सबसे हमने पता कर लिया। आपका कोई काम था, आपका बोले से सबका एक काम है, लिख लिया, 10 काम हो गए, सभा के काम हो गए, है ना। तो उसी को कार्यसूची कहते हैं। फिर उस कार्यसूची को सूचना के साथ में, ये नोटिस होती है मीटिंग की, उसके साथ में भेज देते हैं। अब सभी को पता चल जाता है, अरे विशेष प्रस्ताव इस सब्जेक्ट पर, चलो देखते हैं, जवाब देंगे। सभी लोग अपना डॉक्यूमेंट खोज करके लाते हैं, इस पर देखेंगे, बहुत अच्छी तरीके से हम बताएंगे क्या उसमें कहा गया है, तभी तो वार्तालाप अच्छा होता है उसमें, है ना। तो समझ में आया। तो यहाँ पर बात आई कि सभा में यदि प्रस्तावक उपस्थित ही नहीं है तो जो अध्यक्ष है वो मना कर देगा। वो मना कर सकता है कि प्रस्तावक नहीं है तो हम प्रस्ताव को सभा में प्रस्तुत नहीं करने देंगे, या नहीं कर सकते आप। और प्रस्ताव की अनुपस्थिति के आधार पर उसे गिरा हुआ प्रस्ताव घोषित कर सकता है।
है ना। वो कह सकता है आप में से जिसको ये जिम्मेदारी दी गई थी जब वही नहीं है, इसका मतलब है कि उस प्रस्ताव की दृष्टि में यह प्रस्ताव निम्न दृष्टि का था, इसलिए वह उपस्थित नहीं हुआ, इसलिए उस प्रस्ताव को निम्न श्रेणी का प्रस्ताव घोषित कर सकता है। ठीक है, इसलिए जो प्रस्तावक होता है वह सभा में उसके लिए उपस्थित होना आवश्यक है। या तो कोई अपरिहार्य कंडीशन हो, स्थिति हो कि किसी की अचानक तबीयत खराब हो गई हो, कोई एडमिट हो गया हो, है ना, कोई सी दुर्घटनाग्रस्त हो गया हो, कोई चोटिल हो गया हो, जख्मी हो गया हो, तो उसका साक्ष्य सहित और उस प्रस्तावक को अब कौन प्रस्तुत करेगा इसके लिए अपील की जाती है वहाँ पर, उससे फिर वहाँ परमिशन मिल जाती है, फिर वो उसकी जगह पर कोई दूसरा प्रस्तुत कर सकता है। ठीक है, जैसे आपने देखा था कि अभी निर्मला सीतारमण से पहले वित्त मंत्री कौन था, है ना, अरुण जेटली। अरुण जेटली पहले वित्त मंत्री थे हमारे, है ना। और जब उनका स्वास्थ्य खराब हो गया, एडमिट हो गए थे वो, तो उन्होंने उस बार अपना बजट जो वो प्रस्तुत करते थे, जो बजट आता है 1 फरवरी को आता है बजट, अभी आया होगा बजट, आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा, बजट आया है ना। तो उसको प्रस्तुत करने का जो श्रेय है वो वित्त मंत्री को होता है। वित्त मंत्री अपना बजट प्रस्तुत करता है क्योंकि वो वित्त मंत्रालय का अध्यक्ष होता है, वित्त मंत्रालय का समझो कि मंत्री होता है वो। ठीक है, तो जब उनका स्वास्थ्य खराब था, वो एडमिट थे हॉस्पिटल में, तो उसकी जगह पर जो उनका जो कार्यभार था वो जो रेल मंत्री थे पीयूष गोयल जी, उनको मिला था। तो उस बार उन्होंने बजट को प्रस्तुत किया था। तो अपरिहार्य स्थिति ये थी क्योंकि वो एडमिट थे, बीमार थे बहुत ज़्यादा, आप लोगों को पता है ना, कैंसर से पीड़ित हो गए थे वो, इसकी वजह से उनका देहावसान हो गया था बाद में। तो जब कोई ऐसी स्थिति होती है तो परमिशन ली जाती है, फिर उस जो प्रस्तुत करने वाला होता है वो दूसरा प्रस्तुत कर सकता है। लेकिन अगर वो पहुंचा ही नहीं, कोई पूर्व सूचना भी नहीं है, तब फिर वो आपका प्रस्ताव जो है वो गिरा हुआ समझा जाता है, निम्न कोटि का। समझ गए हमारी बात? तो प्रस्तावों को सभा में उपस्थित होना अनिवार्य समझा जाता है। यदि यह नियम है कि प्रस्ताव का समर्थित होना अनिवार्य है, किंतु बैठक में उस प्रस्ताव का कोई समर्थन ना हो, तब भी प्रस्ताव गिरा हुआ माना जाता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि प्रस्ताव का कोई समर्थन ही नहीं कर रहा है, कोई उसके पक्ष में कुछ कह ही नहीं रहा है ना, सारे उसके विरोध में जा रहे हैं। समर्थन का मतलब ये है कि कोई पक्ष में नहीं है, सारे लोग खिलाफत कर रहे हैं, सारे A to Z, बस वही प्रस्तावक खड़ा है कि हम प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे और हम इसके बारे में कहना चाहते हैं, बाकी A to Z सारे नहीं चलेगा, विरोध में है, उसके कोई समर्थन में नहीं है। इसका मतलब है कि कुछ तो समर्थन में होने चाहिए, कम से कम कुछ तो हो। जब कोई है ही नहीं है समर्थन में, इसका अभिप्राय यह है कि वह जो प्रस्ताव है आपका, वह भी निम्न श्रेणी का प्रस्ताव है, निम्न कोटि का प्रस्ताव है, तो वो भी गिरा हुआ प्रस्ताव आपका घोषित किया जा सकता है। ठीक है, तो ये मूल प्रस्ताव आपको समझ में आया कि जो सबसे पहले प्रस्ताव सभा में प्रस्तुत किया जाता है उसको हम कहते हैं मूल प्रस्ताव। क्लियर है जी। और उसके पश्चात में अब नेक्स्ट आता है संशोधन प्रस्ताव। संशोधन, हाँ, संशोधन प्रस्ताव। तो पहला मूल प्रस्ताव होता है, उसके बाद जो आता है वो संशोधन वाला प्रस्ताव आता है। इसमें देखते हैं, बैठक में जो प्रस्ताव पहले रखा गया है, जो प्रस्ताव पहले प्रस्तुत किया गया है, उसमें संशोधन करने के लिए कुछ सुझाव दिए जा सकते हैं। इन सुझावों को प्रस्ताव के रूप में रखा जाता है और इन्हीं सुझावों को संशोधन प्रस्ताव कहते हैं। समझ में आया? कहने का अभिप्राय यह है, मूल प्रस्ताव आपका सभा में प्रस्तुत किया गया, लेकिन मूल प्रस्ताव किस लिए प्रस्तुत किया जाता है? ताकि उस पर विचार विमर्श किया जा सके। अब हुआ क्या, उस पर तो सभी लोगों ने विचार भी अपने दिए,
उनके विचार एक्सेप्ट किए गए, अच्छे विचार थे, सराहनीय विचार थे, तो अब वो वाला जो प्रस्ताव, मूल प्रस्ताव था, उसको डायरेक्ट तो अब संकल्पित किया नहीं जा सकता, क्योंकि अब तो वो जो इनके विचार थे वो भी अच्छे विचार थे, है ना। तो अब उनके विचारों को, उनके सुझावों को प्रस्ताव में स्थान दिया जाएगा, ठीक है। और विचारों को स्थान देने के पश्चात में अब जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाएगा वो अब आपका संशोधन प्रस्ताव या संशोधित प्रस्ताव आपका कहलाएगा। क्यों इसका नाम संशोधन रखा गया? क्योंकि मूल प्रस्ताव में जब चेंजिंग की गई, फिर से कुछ जोड़ा गया, तो आपका प्रस्ताव कैसा हो गया? संशोधित हो गया, इसका रूप भी बदल गया। तो मूल और संशोधित प्रस्ताव में आपको अंतर समझ में आ गया? मुझे लगता है सभी को समझ में आ गया, अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, है ना। गुड। अब आपको ये भी जानना है कि जो संशोधन से संबंधित नियम भी क्या है। जब आप संशोधन करोगे प्रस्ताव में तो कौन कौन से नियम हैं जिनको आपको फॉलो करना है, सभी को समझ में आता भी है? ठीक है, जहाँ भी देखो कोई डाउट हो तो आप पूछ लेना, है ना। क्योंकि हम इसमें जो आपकी पुस्तक की भाषा है उसको सरल शब्दों में आपको समझाने का प्रयास करते हैं, जिससे कि आपको वो शीघ्र समझ में आ जाए, आपको कंठस्थ हो जाए, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े, आपको रट्टा ना मारनी पड़े, है ना। तो अब संशोधित प्रस्ताव आपने प्रस्तुत किया, अब यूँ ही संशोधन नहीं होगा, उससे संबंधित कुछ नियम हैं, वो आपको जानना जरूरी है कि जो संशोधन है वो मूल प्रस्ताव से संबंधित होना चाहिए। जो मूल प्रस्ताव आपने प्रस्तुत किया है उससे रिलेटेड आपका संशोधन होना चाहिए, है ना। कि वो बात जो आप उसमें जोड़ रहे हो वो आपके मूल प्रस्ताव से उसका कोई लेना ही देना नहीं है, तो वो आपका संशोधन नहीं माना जाएगा। वो तथ्य आपका गलत है, इनवैलिड है, वैधानिक तथ्य नहीं आप उसमें जोड़ रहे हो, वो जोड़ना अनुचित है, ठीक है। तो पहली शर्त क्या है कि संशोधन आपका मूल प्रस्ताव से संबंधित होना चाहिए, तभी आप उसको संशोधन की श्रेणी में ला सकते हैं। यदि वह इससे संबंधित नहीं है तो वह माना नहीं जाएगा, तो वह माना ही नहीं जाएगा। क्लियर? ठीक। उसके पश्चात में संशोधन प्रस्ताव सकारात्मक होना चाहिए। जो आप संशोधन कर रहे हैं, जो सुझाव हैं, वो आपके सकारात्मक होने चाहिए, तभी वो उसमें जोड़े जाएंगे। क्योंकि हमने आपको बताया था जो प्रस्ताव हम प्रस्तुत करते हैं वह भी सकारात्मक ही होते हैं। अगर वो सकारात्मक नहीं होते हैं तो आप उनको प्रस्ताव के रूप में प्रस्तुत नहीं कर सकते हो, ठीक है। यह मूल प्रस्ताव के विपरीत नहीं होना चाहिए। जो संशोधन आप कर रहे हो वो मूल प्रस्ताव का उल्टा नहीं होना चाहिए। मतलब मूल प्रस्ताव जो है वो तो किसी को लाभ देने के लिए था, किसी के कहने पर आप कह रहे हो कि ये आप इसमें जोड़ दो, वो तो उसका उल्टा हो गया। आप तो किसी परिस्थिति को अच्छा करने के लिए वो प्रस्ताव आप प्रस्तुत कर रहे थे, लेकिन अब जो आप उसमें ऐड कर रहे हो उससे स्थिति विपरीत हो जाएगी। तो ऐसा नहीं आपको करना है, ऐसा संशोधन मान्य नहीं होगा, ठीक है। तो पहला क्या था? जो संशोधन होगा वो उससे संबंधित होना चाहिए, मूल प्रस्ताव से संबंधित होना चाहिए। जो संशोधन है वह प्रस्ताव आपका सकारात्मक होना चाहिए। जो संशोधन आप कर रहे हैं वो सकारात्मक हो, क्योंकि प्रस्ताव ही जब हम प्रस्तुत करते हैं तो वो सकारात्मक होते हैं। तो सकारात्मक में सकारात्मक बात ही हम जोड़ते हैं। अगर सकारात्मक में नकारात्मक बात आप जोड़ दोगे तो वो तो विपरीत होगा, ठीक है। तो संशोधन आपका प्रस्ताव के विपरीत नहीं होना चाहिए। संशोधन प्रस्ताव के प्रस्तावक को उसे प्रस्तुत करते समय ही बोलने का अवसर मिलता है, अर्थात केवल एक बार, दोबारा नहीं। जो प्रस्तावक है उसको जो भी उसके बारे में कहना है विस्तार से एक बार वो
उसके बारे में स्पष्ट कर देता है, जितनी सारी डिटेल है पूरा वर्णन के साथ में। यानी कि बार बार एक बार उधर सुझाव देने वाला खड़ा हुआ फिर उसका जवाब फिर वो दे रहा है, ऐसा नहीं होता है। उसने अपना प्रस्ताव, एक बार उसको मौका मिलेगा प्रस्तावक को, वो विस्तार से अपने प्रस्ताव के बारे में स्पष्टीकरण देता है। ठीक है, फिर सुझाव देने वाले जो अन्य सदस्य हैं वो अपना अपना बारी बारी से सुझाव देना प्रारंभ करते हैं। तो आपको ये संशोधन का समझ में आ गया कि संशोधन प्रस्ताव किन परिस्थितियों में किया जाता है और संशोधन प्रस्ताव होता क्या है। सभी को याद हो रहा है ना? इस तरीके से आप पढ़ लो ताकि आपको, और लिख लिख करके देखिए, शॉर्ट में नोट तैयार कर लेना, हेडिंग्स लिख लेना, इनके टाइप लिख लेना, फिर आप कभी नहीं भूलोगे, कभी भूल ही नहीं सकते। और जानते हो आप कब भूलते हो? जब हम किसी चीज़ को दबाववश पढ़ते हैं, दबाववश पढ़ते हैं तब हम भूल जाते हैं, क्योंकि आप दबाव का मतलब है डर के बस पढ़ रहे हो, मन है नहीं लेकिन फिर भी आप पढ़ रहे हो, तब हम उसे भूल जाते हैं। लेकिन जब हम अपनी स्वेच्छा से अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए पढ़ते हैं, तो जब ज्ञान बढ़ाने के लिए पढ़ रहे हैं इसका मतलब है कि हम स्वयं इच्छा से पढ़ रहे हैं, स्वेच्छा से पढ़ रहे हैं, फिर आप उसे कभी नहीं भूलते, हमेशा आपकी मेमोरी में वो याद रहता है। तो स्वेच्छा से पढ़ो, ज्ञानवान बनो। जब आप ज्ञानवान बनोगे ना तो आपको किसी प्रकार की, मुझे तो नहीं लगता कि कोई दिक्कत होगी, नौकरी स्वतः आपको मिल जाएगी, क्योंकि आप एलिजिबल हो, आपके अंदर नॉलेज है। तो नॉलेज आपको ज्ञान गेन करने की ज़रूरत है ना? इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। आप नॉलेजवान बनो, सब चीज़ें, सारे रास्ते अपने आप खुल जाएंगे। कोई चीज़ आपको आती ही नहीं है तो फिर नौकरी नहीं मिलेगी, है ना? तो ज्ञानवान बनो तो सब कुछ आपके लिए तत्पर है। जो भी आपसे पूछेगा हाँ आता है तो आपको, तो ऑफिसली आपको अवसर मिलेगा हर चीज़ के लिए। तो ज्ञान कलेक्ट करो आप। तो जो नेक्स्ट आपका जो प्रस्ताव है उसको हम कहते हैं तात्विक प्रस्ताव। पहला कौन सा था? मूल प्रस्ताव, दूसरा संशोधन प्रस्ताव, और जो थर्ड है वो आपका तात्विक प्रस्ताव आपका थर्ड प्रस्ताव है। तो संशोधन उपरांत जो प्रस्ताव परिवर्तित हो जाता है, संशोधनोपरांत जो मूल प्रस्ताव परिवर्तित हो जाता है उसे तात्विक प्रस्ताव कहा जाता है। यदि तात्विक प्रस्ताव पारित ना हो सके तो उसके साथ ही मूल प्रस्ताव भी स्वतः असफल हो जाता है। स्वतः असफल मतलब चेंजिंग भी हो गई उसमें, लेकिन फिर भी अब वो पारित नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब है कि तात्विक तो खत्म है, मूल प्रस्ताव का भी कोई वजूद नहीं बचा, है ना? सबने विचार दिए, अपने विचार विमर्श सबने प्रस्तुत कर दिए, सबकी बातों को सम्मान के साथ सुना गया, लिखा गया और संशोधन भी कर दिया गया, और संशोधन के उपरांत फिर प्रस्तुत कर दिया गया, लेकिन उसके पश्चात भी वो प्रस्ताव आपका पारित नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये है कि ये प्रस्ताव, तात्विक प्रस्ताव भी आपका असफल रहा, और उसके साथ साथ मूल प्रस्ताव का भी कोई अस्तित्व नहीं रहा। देखो हमारी बात सुनो, समझने का प्रयास करो कि जब आपने मूल प्रस्ताव प्रस्तुत किया, ठीक, सभी ने सुना आपकी बातों को, सभी ने अपने अपने विचार दिए, सभी ने अपने अपने विचार दिए, सबके विचारों को लिखा गया, मंजूर किया गया, फिर उनको ऐड किया गया अपने संशोधन में, ठीक है। अब संशोधन हो गया सब कुछ, यानी आपकी बात को ध्यान में रखते हुए उसमें जोड़ा गया। इसका मतलब है आपका पक्ष अब हमारी तरफ होना चाहिए, लेकिन फिर भी वो प्रस्ताव बाद में जब प्रस्तुत किया गया तो वो असफल हो गया, लोगों ने उसको फिर अपना मत नहीं दिया, तो क्या कहा जाएगा? तो इससे बढ़िया कि संशोधन ही नहीं होता, क्योंकि मूल प्रस्ताव भी हमारा स्वीकार नहीं हो रहा था, हमने संशोधन भी करा लिया, तो तात्विक प्रस्ताव जो हमने प्रस्तुत किया वो भी हमारा असफल रहा, वो भी हमारा असफल रहा। तो संशोधन कराने का मकसद क्या रहा?
कोई नहीं। संशोधन इसका मतलब ये है कि कार्रवाई जो हमने की वो हमारी व्यर्थ नहीं। तो ये तो असफल हो गया, और जो हमने पहला वाला जो बना रखा था वो भी बेकार हो गया। दोनों में से कोई काम के नहीं रहे। तो ये तो मुझे लगता है बहुत बड़ी ज्यादती है। आपकी बात को हमने सुना और अपने संशोधन में हमने लिखा, समय लगाया और फिर भी एक्सेप्ट ना किया। ये होता है, कभी कभार होता है। तो आपने क्या समझा कि संशोधन उपरांत जो मूल प्रस्ताव परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि मूल प्रस्ताव में तो चेंजिंग कर दी गई है, अब वो बदल गया है, और उसे अब तात्विक प्रस्ताव कहा जाएगा जब हम मूल प्रस्ताव में परिवर्तन कर देंगे। यदि तात्विक प्रस्ताव भी पारित नहीं होता है तो उसके साथ ही मूल प्रस्ताव स्वतः असफल हो जाता है, क्योंकि अब जब मूल प्रस्ताव हमारा बदल जाता है तो आज जो हम प्रस्तुत कर रहे हैं यह वही मूल प्रस्ताव ही तो है। वो कल मूल प्रस्ताव था, आज चेंजिंग करके ये आज का मूल प्रस्ताव बन गया है। तो आज का जो प्रस्ताव है जिसको हम प्रस्तुत कर रहे हैं वो हमारा तात्विक प्रस्ताव है। तो चेंजिंग उपरांत अगर असफल रहा तो पहला वाला भी बेकार हो गया, ये तो बेकार ही है। ठीक, ये बात इसमें आपको स्पष्ट की गई है। लास्ट और अंतिम आपका जो प्रस्ताव है इसको हम कहते हैं औपचारिक प्रस्ताव। औपचारिक प्रस्ताव, औपचारिक प्रस्ताव उन प्रस्तावों को कहते हैं। इसके पहले कितने प्रस्ताव आपने देखे? 3। तो यह उन प्रस्तावों को कहते हैं जो बैठक की कार्रवाई से संबंधित हैं। इन प्रस्तावों का उद्देश्य है कि किसी मूल या तात्विक प्रस्ताव पर बहस बंद करना या विचार स्थगित करना या बैठक स्थगित करना, ये हमारे औपचारिक प्रस्ताव कहलाते हैं। थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। इसमें ये कहा गया है कि औपचारिक प्रस्ताव उन प्रस्तावों को कहते हैं जो सभा की बैठक से संबंधित होते हैं, सभा की बैठक की कार्रवाई से संबंधित होते हैं। इन प्रस्तावों का उद्देश्य किसी मूल या तात्विक प्रस्ताव पर बहस बंद करना होता है। अगर कोई मूल प्रस्ताव आया है, अब उस पर हमको प्रस्ताव चल रहा, प्रस्ताव पारित हो रहा है, मतलब प्रस्ताव पर बहस हो रही है, लेकिन अब उस प्रस्ताव की बहस को बंद करने के लिए एक प्रस्ताव लाना होगा। ठीक है, तो ये ऐसे प्रस्ताव हमारे औपचारिक प्रस्ताव कहलाते हैं, क्योंकि अगर आप उस प्रस्ताव को नहीं लाओगे तो बहस चलती ही रहेगी। बहस तो चल रही है, उस पर कोई निष्कर्ष आ ही नहीं रहा है, तो एक प्रस्ताव लाया जाएगा कि हम अपना प्रस्ताव वापस ले रहे हैं, इसकी कार्रवाई को यहीं पर बंद कर दिया जाए। ठीक है, तो क्योंकि अगर ऐसे ही प्रस्ताव चलता रहा तो जो सभा के जो अन्य कार्य हैं, जो अन्य कार्यसूची एजेंडा में जो हमारे कार्य हैं उनका नंबर ही नहीं आएगा। तो ये सभा की कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए ये प्रस्ताव हमको लाने पड़ते हैं कि प्रस्ताव यहीं रोक दिया जाए। उसके लिए भी प्रस्ताव लाना पड़ता है प्रस्तावक के द्वारा कि हमने जो आपके सम्मुख ये प्रस्ताव प्रस्तुत किया था मैं उसको वापस लेता हूँ। क्योंकि जब तक ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं आएगा कार्रवाई तो चल रही है, तो उससे तो हमारी कार्रवाई बाधित हो जाएगी। तो कार्रवाई को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो प्रस्ताव सहायक होते हैं, अपनी हेल्प करते हैं, ऐसे प्रस्ताव ही हमारे औपचारिक प्रस्ताव कहलाते हैं। और इनके अंतर्गत प्रस्तावों पर बहस बंद करना या विचार को स्थगित करना या बैठक को स्थगित करना। जैसे बैठक हो रही है और कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा है, सभी शोर शराबा कर रहे हैं, हल्ला कर रहे हैं, है ना, अभद्रता कर रहे हैं, तो प्रस्ताव आएगा कि इस सभा को 2 दिनों के लिए स्थगित किया जाता है। 2 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए स्थगित किया जाता है। तो ये भी प्रकार का प्रस्ताव होता है। प्रस्ताव का मतलब एक विचार ही तो करना है, विचार करो इस पर। प्रस्ताव का मतलब एक विचार, एक सुझाव दिया गया है कि ये 2 दिन के लिए बंद है। ठीक है, तो ऐसे प्रस्ताव जो सभा की कार्रवाई में सहायक सिद्ध होते हैं वो हमारे औपचारिक प्रस्ताव कहलाते हैं। अब
श्रेणी भी है, इनके कई भेद हैं, कई टाइप्स हैं, कई भागों में इनको वर्गीकृत किया गया है। अब उनके बारे में भी आपको जानना आवश्यक है, थोड़ा सा समझिए। इनके अंतर्गत पहला प्रस्ताव आता है समाप्ति प्रस्ताव। ठीक, अब समाप्ति प्रस्ताव क्या है? समाप्ति जैसा कि आप इसका नाम ही है समाप्ति। ठीक, तो जब किसी विषय पर बहस लंबी हो जाती है, किसी टॉपिक पर, किसी प्रस्ताव पर बहस छिड़ गई है, चली जा रही है और उसे बंद करना हो तो समाप्ति प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है। समाप्ति प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट है आपका पूर्व प्रश्न प्रस्ताव। पूर्व प्रश्न प्रस्ताव। यदि कोई सदस्य यह चाहता है कि किसी मूल प्रस्ताव का तात्विक प्रस्ताव, किसी मूल प्रस्ताव के तात्विक प्रस्ताव पर बैठक में निर्णय स्थगित किया जाए, तब यह पूर्व प्रश्न प्रस्ताव रखेगा। इसकी भाषा शैली कुछ इस प्रकार की होती है। हमने अभी आपको बताया था प्रस्ताव, एक मूल प्रस्ताव और एक तात्विक प्रस्ताव। तो जब कोई सदस्य किसी मूल प्रस्ताव के तात्विक प्रस्ताव पर बैठक में निर्णय स्थगित किया जाए, यानी कोई मूल प्रस्ताव है और मूल प्रस्ताव का ही तो हमारा तात्विक प्रस्ताव होता है, उस पर कोई सदस्य चाहता है कि इस पर जो निर्णय है उसको स्थगित किया जाए, इसको स्थगित किया जाए, निर्णय में, बैठक में निर्णय स्थगित किया जाए, तब वह पूर्व प्रश्न प्रस्ताव रखेगा। कोई सदस्य जो होगा जिसको ऑब्जेक्शन होगा तो वो पूर्व प्रश्न प्रस्ताव उसको कहते हैं। पूर्व प्रश्न मतलब पहले जो ये प्रश्न था, पहले का जो प्रश्न, उससे संबंधित प्रस्ताव, जिसके निर्णय को वो स्थगित कराना चाहता है तो उसको पूर्व प्रश्न प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा, सभा के सम्मुख रखना होगा। तो ये आपने देखा कि दो प्रस्ताव हमने आपको बताए जो औपचारिक प्रस्ताव से संबंधित है। पहला कौन सा प्रस्ताव है? समाप्ति प्रस्ताव, और दूसरा पूर्व प्रश्न प्रस्ताव। तो ये आपको औपचारिक प्रस्ताव समझ में आए। और प्रारंभ में हमने आपको बताया था कि प्रस्ताव कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? आप बताएं कि जो संशोधन करने के क्या नियम हैं, प्रस्ताव में संशोधन के नियम। संशोधन प्रस्ताव से संबंधित होना चाहिए और उसकी सकारात्मक होना चाहिए। ठीक है, सकारात्मक होना चाहिए, मूल प्रस्ताव से संबंधित होना चाहिए, और प्रस्ताव को एक बार बोलने का मौका है उसके बाद। और संशोधन प्रस्ताव मूल प्रस्ताव के विपरीत नहीं होना चाहिए, और संशोधन प्रस्ताव को एक बार ही बोलने का मौका मिलेगा। ठीक है कि जो संशोधन प्रस्ताव वो सकारात्मक होना चाहिए, संशोधन प्रस्ताव आपके मूल प्रस्ताव से संबंधित होना चाहिए, और जो सभा में जो प्रस्तावक है उसको प्रस्ताव के बारे में बोलने का एक ही बार अवसर प्राप्त होता है। लास्ट कि जो संशोधन है वो मूल प्रस्ताव के विपरीत नहीं होना चाहिए, उल्टा ना हो। तो इस बात का आपको उसमें ध्यान रखना होता है। मूल प्रस्ताव किसको कहते हैं? आपको समझ में आया मूल प्रस्ताव? आप बताइए मूल प्रस्ताव के बारे में। मूल प्रस्ताव होता है जो सभा में सबसे पहले प्रस्तुत किया जाता है। गुड। और इसके बारे में और कोई विचारणीय तथ्य जो ध्यान रखने योग्य है?
सर ये औपचारिक में मतलब सर वो नकारात्मक नहीं होना चाहिए। इसकी भाषा शैली सरल होनी चाहिए सर। मूल प्रस्ताव लिखित होना चाहिए, हस्ताक्षर होने चाहिए। सर इसमें जो प्रस्तुत कर रहा है प्रस्तावक उसके हस्ताक्षर होने चाहिए। सिग्नेचर होने चाहिए। प्रस्ताव लिखित में होना चाहिए, उस पर प्रस्ताव के हस्ताक्षर होने चाहिए जी। और अच्छा, जब प्रस्ताव सभा में प्रस्तुत किया जाता है तो किसी की परमिशन की जरूरत पड़ती है? किसकी? सभा अध्यक्ष की परमिशन होती है। सभा अध्यक्ष परमिशन देता है और अगर प्रस्तावक सभा में उपस्थित नहीं है तो प्रस्ताव किया जाता है, वो गिरा हुआ माना जाएगा। हाँ, निम्न कोटि का प्रस्ताव समझा जाता है। ठीक है। अच्छा, तात्विक प्रस्ताव से क्या अभिप्राय है? संशोधन के बाद प्रस्ताव का प्रस्तुत किया जाता है सर, उसको तात्विक प्रस्ताव संशोधन के मूल प्रस्ताव संशोधन प्रस्ताव के पश्चात जो प्रस्ताव रखा जाएगा उसको तात्विक प्रस्ताव बोलते हैं। सर जी, अगर उसको पारित नहीं किया जाए तो उसके साथ साथ मूल प्रस्ताव को भी असफल माना जाता है। संशोधन प्रस्ताव से आपका क्या अभिप्राय है? बैठक में जो मूल प्रस्ताव रखा जाता है उसमें संशोधन करने के लिए जो प्रस्ताव रखा जाता है अगर उसके किसी पॉइंट में मतलब संशोधन किया जाता है तो उसके बारे में विचार विमर्श किया जाता है, सुझाव दिए जाते हैं। मूल प्रस्ताव के पश्चात मूल प्रस्ताव के पश्चात में कुछ संशोधन किए जाने के लिए जो विचार प्रस्तुत किए जाते हैं उसे संशोधन प्रस्ताव। ठीक है। तो संशोधन प्रस्ताव, मूल प्रस्ताव, तात्विक प्रस्ताव और औपचारिक प्रस्ताव। औपचारिक प्रस्ताव से क्या अभिप्राय है मिस्टर राजेश? सर औपचारिक प्रस्ताव को मतलब सभा में किसी भी टॉपिक पर अगर बहस हो रही है तो उसे समाप्त करने के लिए औपचारिक प्रस्ताव लाया जाता है, जो सभा की कार्रवाई से संबंधित होते हैं, है ना। अगर आपको लगता है कि सभा में कोई निर्णय आया है, उस निर्णय को स्थगित करवाना है, इससे संबंधित प्रस्ताव। सभा की कार्रवाई को रुकवाना है, रोकना है उसे, हाँ, तो उससे संबंधित प्रस्ताव आपके औपचारिक प्रस्ताव कहलाते हैं। अच्छा, तात्विक प्रस्ताव और संशोधन प्रस्ताव में कुछ अंतर समझ में आया आपको? यस सर। संशोधन संशोधन प्रस्ताव वह होता है सर, जिसमें उसमें कोई चेंज और वो बाद स्थगित करते हैं। बता। संशोधन प्रस्ताव वह होता है जिसमें कोई संशोधन किया जाए और सर संशोधन प्रस्ताव में क्या होता है कि उस प्रस्ताव को उन लोगों के सामने रखा जाता है जो उस पॉइंट से रिलेटेड होते हैं, और सर तात्विक प्रस्ताव सीधा संचालक के को प्रस्तुत किया जाता है। वो मतलब वो अगर उसको एग्री करेगा तो वो पारित होगा। सर संशोधन प्रस्ताव और तात्विक दोनों सर एक से है एक से नहीं है, एक से मूल प्रस्ताव में सर जब चेंज हो जाता है वो तो संशोधन प्रस्ताव हो जाता है, जैसे कि उसमें कुछ टॉपिक ऐड कर दिए जाते हैं कार्रवाई होने के बाद, तो सर तात्विक प्रस्ताव होता है सर जब फाइनल संचालक के सामने प्रस्तुत किया जाता है। अभी इसीलिए तो मैंने पूछा, मुझे लग रहा था कि आप लोगों को कहीं ना कहीं इसमें खिचड़ी जरूर पक रही होगी, लेकिन आप लोग ना पूछते नहीं हो।
कोई बात नहीं, लेकिन हमको तो पता है कि आप लोग कहाँ अटक जाते हो। आपको स्पष्ट है? हाँ? चेंजिंग वाला बताते चेंजिंग वाला संशोधन में मूल प्रस्ताव में जो चेंजिंग करते हैं ना, मूल प्रस्ताव जो पहले पारित किया जाता है तो उसमें अगर चेंजिंग करता है तो उसे संशोधन प्रस्ताव। और संशोधन के उपरांत जो एक सर दो ही तो मेन पॉइंट है सर। संशोधन में चेंजिंग होता है, तात्विक में चेंजिंग नहीं होता, वो चेंजिंग के बाद प्रस्तुत किया जाता है, तो उसके बाद उसमें कोई चेंज नहीं हो सकता। और सर उसमें मतलब वो उन सब के सामने रखा जाता है जो स्पॉन्ज से रिलेटेड जितने भी वहाँ पे क्या बोलते हैं वर्कर होते हैं, मतलब सदस्य होते हैं। और सर उसको बस मतलब जो संचालक होते हैं तात्विक प्रस्ताव को संचालक के सामने प्रस्तुत किया जाता है, तो वो उसको बस सभा की कार्रवाई स्टार्ट हुई। सभा अध्यक्ष महोदय आते हैं, अपनी कुर्सी पर विराजते हैं और आदेश देते हैं कि सभा की कार्रवाई को प्रारंभ किया जाए। तो उसमें पहली कार्यसूची में पहला ही था कि एक प्रस्ताव प्रस्तुत होना है। वो प्रस्ताव प्रस्तुत होने की परमिशन सभाध्यक्ष महोदय के द्वारा मिलती है। अब जो प्रस्तावक है वो प्रस्तावक अपने स्थान पर खड़ा होता है और अपने प्रस्ताव के बारे में बातें स्पष्ट करता है, समझाता है, बताता है और उसको फाइनली सभा के सम्मुख अपने विचार रखने के लिए आमंत्रित करता है। ठीक है। अब क्या हुआ कि सभी लोग उसके बारे में समझते हैं, सुनते हैं, जानते हैं, जानने का प्रयास, फिर अपना अपना वक्तव्य उसमें प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, वक्तव्य प्रस्तुत करते हैं। अब जैसे ही लोगों ने अपना प्रस्ताव दिया, अपना सुझाव दिया, अन्नू ने दिया, अंजलि ने दिया, ब्रजेश ने दिया, शीतल एजेंसी, सभी ने अपने अपने प्रस्ताव दे दिए, अपना सुझाव दिया। अब अंत में यह निर्णय लिया गया कि यह जो मूल प्रस्ताव था वो हमारा एक संशोधन प्रस्ताव बन गया है, क्योंकि अब वो संशोधन के लायक हो गया है। तो वही प्रस्ताव उसी सभा में वो संशोधन प्रस्ताव के रूप में नामित हो जाता है, संशोधन प्रस्ताव के रूप में नामित हो जाता है। उस पर एक प्रस्ताव दे दिया जाता है कि इस प्रस्ताव में निम्न के द्वारा दिए गए सुझावों को इसमें संकलित किया जाए, तत्पश्चात उसको सभा में प्रस्तुत किया जाए। ये जब प्रस्ताव आ जाता है तो उस प्रस्ताव को हम संशोधन प्रस्ताव कहते हैं, क्योंकि उसमें संशोधन होना है। तो जिस प्रस्ताव में सुझाव हमको एक्सेप्ट करने हो, सुझावों को हमें रखना हो, उन्हें लिखना हो, वो प्रस्ताव हमारा कैसा हो जाता है, संशोधन प्रस्ताव। अब संशोधन प्रस्ताव उसको मान लिया गया कि ये जो प्रस्ताव आपने प्रस्तुत किया था मूल रूप में ये आपका संशोधन प्रस्ताव हो गया है, क्योंकि अब तो उसमें हमें चेंजिंग करनी है। क्लियर है। उसके पश्चात में जब प्रस्ताव में हमारे चेंजिंग की गई, प्रस्ताव में परिवर्तन किया गया और उसके पश्चात सभा में प्रस्तुत किया गया, तो वो प्रस्ताव हमारा कैसा कहलाएगा, वो प्रस्ताव हमारा तात्विक प्रस्ताव कहलाएगा। ठीक है। तो अगर मूल प्रस्ताव में चेंजिंग होनी है तो एक प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है कि ये मूल प्रस्ताव हमारा संशोधन प्रस्ताव के रूप में स्वीकृत किया जाता है। ठीक है। तो ये करते ही हमारा वो प्रस्ताव संशोधन प्रस्ताव बन जाता है। ठीक है। अब वो प्रस्ताव तत्काल तो हो नहीं जाएंगे, वो फिर से कमेटी में वापस जाएगा, उसमें चेंजिंग हुई जाएगी, विचारों को फिर से उसमें संकलित किया जाएगा, फिर सभा में प्रस्तुत किया जाएगा। तो जो संशोधन करने के उपरांत प्रस्तुत किया जाता है वो तात्विक प्रस्ताव, और जिसमें संशोधन के लिए जिसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है वो हमारा संशोधन प्रस्ताव कहलाता है। तो तात्विक और संशोधन दोनों में अंतर समझ में आया। ठीक है। अब ये मत समझ लेना
कि मूल प्रस्ताव में जब चेंजिंग की जाती है तो वो हमारा संशोधन प्रस्ताव कहलाता है। ठीक है, मूल प्रस्ताव को जब हम संशोधन के लिए स्वीकार कर लेते हैं प्रस्ताव दे करके, तब हम उसको संशोधन प्रस्ताव कहते हैं। ठीक है, और जब उसमें चेंजिंग कर लेते हैं, प्रस्तुत करते हैं, तो हमारा तात्विक प्रस्ताव कहलाता है। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। समाप्ति प्रस्ताव आपने समझा, पूर्व प्रश्न प्रस्ताव आपने समझा। अब अगला है आगामी कार्य प्रस्ताव। आगामी कार्य प्रस्ताव यह भी किसी स्थगित कराने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया औपचारिक प्रस्ताव है। ठीक है, कि वह किस प्रकार कहेगा यह उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जो आगामी कार्य प्रस्ताव है यह भी किसी न किसी प्रस्ताव को स्थगित कराने से ही संबंधित होता है, या उसमें यह उस समय की परिस्थिति पर डिपेंड करता है कि वह किस प्रकार से उसको प्रस्तुत करता है उस प्रस्ताव को। लेकिन हमने आपको बताया जो औपचारिक प्रस्ताव होते हैं ये सभा की कार्रवाई से ही संबंधित होते हैं, चाहे स्थगित कराना हो चाहे निर्णय पर रोक लगवानी हो। ठीक है, तो आगामी कार्य प्रस्ताव भी आपका स्थगन से ही संबंधित होता है। इसमें देखो स्पष्ट है कि किसी स्थगित कराने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव। ठीक है, आगामी कार्य प्रस्ताव आपका कहलाएगा। जैसे कार्रवाई चल रही है, एक तो हमने आपको बताया था कि समाप्ति प्रस्ताव, उसमें आपने कह दिया कि इस प्रस्ताव को समाप्त कर दिया जाए, आज से इसकी कार्रवाई होगी ही नहीं, तो समाप्ति प्रस्ताव। लेकिन आप ये चाहते हैं कि इस प्रस्ताव को यहीं पर रोक दिया जाए और अगला जो कार्य सूची का जो अगला कार्यक्रम है उसको ले लिया जाए और इसको फिर आगामी मतलब आगे आने, है ना, और उसको आगे आने वाले दिनों में इस पर फिर से चर्चा हो जाएगी। तो ऐसा जब हम प्रस्ताव लाते हैं तो उसको आगामी प्रस्ताव के नाम से उसको हम आगामी कार्य प्रस्ताव कि आगामी आने वाले दिनों में इस कार्य पर हम चर्चा कर लेंगे, कल भी परसों उसका निर्णय इसमें ले लिया जाएगा। इससे क्या होगा, जैसे कि कई लोगों का मत नहीं था बिल्कुल भी उस पर बातचीत करने का, तो सभा स्थगित भी ना हो, है ना, और हमारा काम भी होता रहे, तो कम से कम जो आगे आने वाले जो हैं उन पर तो चर्चा हो जाए, है ना, तब ये प्रस्ताव हमारा लाया जाता है। समझ में आया? स्थगित समाप्ति प्रस्ताव तो उस पर बहस ही खत्म करनी है, लेकिन आगामी कार्य प्रस्ताव को उसके मतलब आगे बहस करनी है, इस पर अभी ना करके आगे, तब हम इस पर हम इस वाले प्रस्ताव को लाते हैं। समझ में आया? अगला है स्थगन प्रस्ताव। प्रायः किसी विषय पर निर्णय स्थगित करने के लिए स्थगन प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया जाता है। स्थगन करना मतलब रद्द करना। कोई निर्णय अगर लिया गया है स्पीकर के द्वारा, किसी सक्षम के द्वारा, तो अगर कोई प्रस्ताव प्रस्तुत करता है, कोई प्रस्ताव प्रस्तुत करता है कि महोदय जो प्रस्ताव था ये उचित नहीं है, इस पर हमारे तरफ से एक स्थगन प्रस्ताव है, इस पर विचार किया जाए, है ना, तो वह प्रस्ताव जिस पर आप चाहते हैं कि जो निर्णय आ चुका है उसको बदलना हो, उसको रोकना हो, तब हम कौन सा प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं? स्थगन प्रस्ताव। तो ये जो हमारे औपचारिक प्रस्ताव हैं 4 प्रकार के, समाप्ति प्रस्ताव, नेक्स्ट पूर्व प्रश्न प्रस्ताव, आगामी कार्य प्रस्ताव और स्थगन प्रस्ताव। ये चारों आपको समझ में आए? ये किसके अंतर्गत आते हैं? औपचारिक प्रस्ताव के अंतर्गत ये आपके आते हैं। तो आप इनको पढ़िए, समझने का और प्रयास करें। जब आप पढ़ोगे तो और क्लियर होगा आपका। और अगर कोई डाउट है तो आप संपर्क करें हमसे, फिर से पूछें, फिर से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। और कल की क्लास में फिर से हम पूछेंगे आपको इन सब के बारे में, इसलिए इनको पढ़े जरूर, इसमें रुचि लाएं। तो जब आप जिस चीज़ में रुचि लाएंगे वो चीज़ आपको आएगी और वो आपके लिए सही सिद्ध होगी, आपको लगेगा कि आपकी पढ़ाई आपके लिए सही है। तो आज की इस क्लास को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। कल की क्लास के लिए पुनः आपके समूह में उपस्थित होकर के आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तब तक अपना ध्यान रखें और आशा करते हैं कि आप अपने नोट्स ज़रूर बनाएंगे। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।